हेलो एवरीवन। इस वीडियो सीरीज़ में जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की 7th यूनिट है विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य, तो इस सीरीज़ में सबसे पहले हम पर्यावरण को पढ़ेंगे क्योंकि मैक्सिमम जितने भी अभी यूट्यूब में लेक्चर चल रहे हैं वो यूनिट 10 को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट 6 को किया जा रहा है या फिर जो अदर यूनिट है इस टॉपिक को कोई टच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह देखे हों तो हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेटली, सिंपल नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसको पढ़ते ही कम है, तो मॉडरेट लेवल के प्रश्न रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बार आपने उन्हें पढ़ लिया तो उसे आप सिंपल कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले कि पर्यावरण का सिलेबस क्या है, ठीक है, और दूसरा ये एक टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे कि सतत विकास की अवधारणा क्या है एवं SDG क्या है। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस को समझ लेते हैं। देखिए, सिलेबस में यहाँ पे बस ये चीज़ें लिख दी गई हैं कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, साथ में पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन। थोड़ा इसको मैं अच्छे से आपको बता दूं कि मैं इस सीरीज़ में आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि भाई साहब पर्यावरण आखिर है क्या, ठीक है, हम पर्यावरण में क्या अध्ययन करते हैं, पर्यावरण के संगठन क्या है, मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, और सतत विकास सूचकांक में भारत की क्या स्थिति रहती है। ये 2019 की जगह हम 2023 का डेटा पढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो विगत वर्षों में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ओके। साथ में आगे जैसे आप दूसरा टॉपिक यहाँ पे देख रहे होंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है कि पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता। तो देखिए, पर्यावरणीय कारक को ही जो है ना पारिस्थितिक कारक हम कह सकते हैं, सेम ही है। आप इसकी परिभाषा अगर पढ़ेंगे कि पारिस्थितिक कारक या पर्यावरण कारक क्या हैं, दोनों सेम ही हैं, ठीक है, बस वो शब्द का अंतर है। तो हम यहाँ पारिस्थितिक कारक या पर्यावरणीय कारक, जलवायुवी कारक क्या है, स्थलाकृतिक कारक कौन से है, जैविक कारक कौन से है, मृदीय कारक, इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। साथ में इसके घटक कौन से होते हैं, ठीक है। और पिरामिड का क्वेश्चन आया था एक बार कि ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है उल्टा बनता है, तो इस चीज़ को भी कवर किया जाएगा। इसके साथ में जो है ना कुछ प्रश्न जो हैं पारिस्थितिक विज्ञान की शाखाओं से संबंधित रहते हैं। और पौधों का पारिस्थितिक वर्गीकरण बहुत बार पूछा गया है कि हेलोफाइट्स क्या हैं, जीरोफाइट्स क्या हैं, होलियोफाइट्स क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या हैं, इनको देखा जाएगा। साथ में पारिस्थितिक निकित क्या है, इसकी तो परिभाषा ही एग्ज़ाम में आ चुकी है प्रीवियस ईयर। साथ में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला कैसी होती है और खाद्य जाल, ये परिभाषा पूछी जा चुकी है मेंस में भी प्री में भी कि खाद्य जाल क्या है या खाद्य श्रृंखला क्या है। उत्पादकता क्या है, ये भी एग्ज़ाम में प्रीवियस पूछा जा चुका है। संतुलित पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा। साथ में इसमें जैसे भी जो भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं उसको कंप्लीट किया जाएगा। आगे चल के एक टॉपिक रहता है जैव विविधता। तो जैव विविधता और उसका संरक्षण भी एग्ज़ाम में आता है, मतलब संरक्षण नहीं लिखा है लेकिन फिर भी आप पे क्वेश्चन आएंगे। मतलब देखिए, सिलेबस एक्सप्लेन इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप समझ पाएँ कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैव विविधता होती क्या है, जैव विविधता के स्तर कौन से होते हैं, जैव विविधता का मापन किस प्रकार किया जाता है, इसके साथ में भारतीय जैव विविधता क्या है, भारत के कौन कौन से हॉट स्पॉट हैं, पिछली बार हॉट स्पॉट से क्वेश्चन एक था। जैव भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं, जैव विविधता का मानचित्रीकरण, मतलब कुल मिला के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो भारत में, उसको हम पॉइंट आउट कर देंगे। संकटग्रस्त प्रजातियां, IUCN की जो रेड डेटा बुक्स होती है या रेड डेटा बुक, उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ जो हैं उसकी पूरी लिस्ट देखेंगे हम लोग कि भारत में कौन कौन से हैं। और मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता ह्रास के क्या कारण है, तो इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वह है कि जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है। आप इसको टॉपिक देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तो भारत में जितने भी राष्ट्रीय लगभग 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सभी को देखें कौन से कहाँ पे हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से जो हैं, क्योंकि सभी को कवर करना पॉसिबल नहीं है। संरक्षण और समुदाय आगार, बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह क्या रहेंगे, इसको देखा जाएगा। समुद्री संरक्षित क्षेत्र, पवित्र उपवन, पिछली बार जब मैं मेंस देने गया था तो ये क्वेश्चन जो था
5 नंबर में पूछा था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर ये पवित्र उपवन क्या है। 2022 मेंस का क्वेश्चन है पवित्र उपवन, ये भी देखेंगे। साथ में बाह्य स्थान संरक्षण एक्स सीटू इन सीटू दोनों हमें पढ़ना रहेगा, एग्ज़ाम में आ चुके हैं कई बार। जैव मंडल रिजर्व क्या है, जैव मंडल रिजर्व की संरचना किस प्रकार होती है और भारत के प्रमुख जैव मंडल रिजर्व क्या है, जीन बैंक क्या है, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर वगैरह, ये सभी आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है। फिर आगे एक टॉपिक है प्रदूषण। तो प्रदूषण कहाँ पे हो रहा है, पर्यावरण में हो रहा है। ठीक है। तो हम प्रदूषक कि पिछली बार ही पूछा था प्रदूषण क्या है। ठीक है। वैसे जल प्रदूषण पूछा था, जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। तो हम सारे प्रदूषण देखेंगे। प्रदूषण के प्रकार, सबसे पहले वायु प्रदूषण, इसके प्रभाव के और कौन कौन सी गैसों का रिसाव हो रहा है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आपने अगर ये टॉपिक भी पढ़ लिए ना तो आपके पूरे नंबर आने वाले हैं। फिर मृदा प्रदूषण है, आपको ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय वगैरह, विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण, ये सारे टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे। जल प्रदूषण को देखेंगे, साथ में ई अपशिष्ट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्या है। निबंध भी आप यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाएंगे। ठीक है। साथ में गंगा प्रदूषण, जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव, सीवेज ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और जैवोपचार क्या है, ई कचरा प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, जैव प्रदूषण क्या है और जैव उपचार क्या है। ठीक है। और फिर पर्यावरणीय नियोजन और प्रबंधन ये है, जैसे कई बार ये सब आपको क्वेश्चन पूछा गया होगा कि बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन पूछा गया है एग्ज़ाम में। साइलेंट वैली आंदोलन क्या था, जंगल बचाओ आंदोलन क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, ये सब जो है हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा। साथ में कुछ पर्यावरण के संगठन की कुछ हैं, जैसे कि जहाँ पे IUCN है, WMO है, ITTO है, इन सबको हम देखेंगे कि ये क्या है, यूनिप वगैरह। और लास्ट में जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछ चुका है, पर्यावरण सम्मेलन, समझौते, रिपोर्ट वगैरह, पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, कानकुन सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, ये सब चीज़ हम, रियो 20 घोषणा पत्र क्या है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ है। ठीक है। जिनेवा प्रोटोकॉल, स्टॉकहोम समझौता, साइट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो ये ओवर आपका, और अगर कहें तो ये पूरा सिलेबस था, क्योंकि सबसे पहले सिलेबस एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी रहता है कि हम आखिर क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 3 टॉपिक का सिलेबस है ये आपको अब समझ में आ गया हो कि हमें क्या क्या है आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है। तो चलिए पहला टॉपिक हम यहाँ पे चालू करते हैं। तो अगर अभी सिलेबस आपको समझ में आ गया हो, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, आप वहाँ से देख लें। तो पहला टॉपिक है हमारा ऐसा कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है गोल क्या है, इसको हमको देखना रहेगा। देखिए इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम लोग सतत, निर्वहनीय, निरंतर या स्थायी विकास भी कह देते हैं, सारी एक ही चीज़ें हैं। ये एक संस्था है ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट में जो है विश्व संरक्षण रणनीति में इस चीज़ का उल्लेख किया गया था। किस चीज़ में, विश्व संरक्षण रणनीति में ये किया गया है। तो देखिए क्या है ना, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा कि सतत विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो IUCN। किस रिपोर्ट में पहली बार बात हुई, तो पहली बार जो है विश्व संरक्षण रणनीति में इस चीज़ का जिक्र किया गया था। कब हुई, आगे देखते हैं हम लोग। 1987 में WCED, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्या की, जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार कर लिया। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में तो ICUN ने बात कर ली, किसमें, विश्व संरक्षण रणनीति में, लेकिन इसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट में आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द को परिभाषित किया गया, इसी कार्य पद्धति वगैरह क्या होगी, और इसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने स्वीकार कर लिया। अब चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है।
इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अर्थात हमारी जो वर्तमान की आवश्यकताएं हैं हम उनको पूरा करेंगे, लेकिन जो हमारे भविष्य में, जो हमारे आगे चलकर जो हमारी पीढ़ियां आने वाली उनको भी वह चीज़ें मिलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मान लीजिए हमें कोयला पसंद है कि हम जो है ना कोयला से खाना बना रहे हैं या कोयला से हम बिजली बना रहे हैं। तो अगर मान लीजिए हमने आज के डेट में ही सारा कोयला पृथ्वी से निकाल लिया, तो जो भविष्य की पीढ़ियाँ आने वाली हैं क्या उनको कोयला मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम इसीलिए आप देखेंगे ग्रीन एनर्जी की ओर जा रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भी जो चीज़ें हो सकती हैं जहाँ से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकें उसकी ओर जाए। इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि पर्यावरण प्रदूषण इससे होता है, लेकिन हमें भी ये पता है ना कि चलो ठीक है, मान लीजिए बरसात का मौसम है, हम सौर ऊर्जा को कितना अच्छा भी डेवलप कर लें, लेकिन बरसात में अगर या ठंडी के समय में सूर्य उतना जल्दी नहीं निकल पा रहा है तो क्या रूफ पैनल वगैरह हमने बना भी लिए हैं तो क्या हमें बिजली मिल पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो हर एक चीज़ की एक सीमा रहती है। तो ओवरऑल हमें ये ध्यान रखना है कि जितने भी रिसोर्सेस हैं उतना ही प्रयोग करें कि भावी जो पीढ़ी है उनके लिए चीज़ें मिल सकें, और साथ में हमें समझौता भी न करना पड़े अपनी वर्तमान आवश्यकताओं के लिए। इसकी एक दूसरी परिभाषा रहेगी, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। देखिए ये ध्यान रखिएगा, जो मेरे द्वारा नोट्स दिखाई जा रही है ना, या मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं अभी तैयारी कर रहा हूँ। मुझे मीन्स आगे चलकर लिखना है। पिछला भी मैंने लिखा हुआ, हो सकता है भगवान की कृपा से अगर वो अच्छा रिजल्ट आ जाए तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी भी नोट्स है टोटली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो आप इसको एग्जैक्ट कॉपी ज़रूर करिएगा क्योंकि सिर्फ सुनने से सिलेक्शन नहीं होता। हो सकता है मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन अगर आपने चीज़ों को लिख लिया और पढ़ लिया तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। आगे देखते हैं इसके इतिहास के बारे में। ब्राज़ील 1992 में क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन में जो एक एजेंडा था, एजेंडा 21, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है, कब हुआ, कहाँ पे हुआ। तो पहले तो इसको क्लियर करो अच्छे से। हाँ, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो सम्मेलन में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था कि धारणीय विकास हम ज़रूर जो है लागू करेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, रियो समिट 1992 में, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 भी हम इसको कह सकते हैं, रियो सम्मेलन भी कह सकते हैं हम। कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट, एजेंडा 21 कब हुआ था, कहाँ पे हुआ है। ठीक है, आगे इसके जो है लगभग 10 वर्षों बाद दक्षिण अफ्रीका जोहानसबर्ग सम्मेलन, जोहानसबर्ग कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है, जिसे हम रियो 10 कहते हैं। क्यों, जो रियो सम्मेलन है उसके 10 वर्ष बाद मतलब 2002 में जो है मूल मुद्दा सतत विकास था। जब 1992 से 10 वर्ष के बाद जोहानसबर्ग में एक सम्मेलन होता है जहाँ पे ये बात की जाती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कैसे लागू किया जाए। ओके, रियो सम्मेलन 2012, ठीक है, फिर रियो आगे चल के मतलब 10 वर्ष बाद फिर से रियो सम्मेलन 2012, इसको रियो 20 बोल सकते हैं। 1992 में हुआ था, फिर दोबारा 2012 में होता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसमें हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। अब हरित अर्थव्यवस्था कैसे लागू होगी, जब आप पर्यावरण का संरक्षण करेंगे। ठीक है, और रियो सम्मेलन 2012 में एक थीम थी, द फ्यूचर वी वांट। ठीक है, और रियो 20 का घोषणा पत्र का ये शीर्षक था। जैसे इस बार जो G20 हुई थी वहाँ पे क्या था, वसुधैव कुटुंबकम थीम थी, उसी प्रकार द फ्यूचर वी वांट रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था।
ठीक है। तो ये सारे फैक्ट प्री ओरिएंटेड है और आप इसको जब 11 नंबर के प्रश्न में लिखें तो उसकी पूरी आधारशिला को भी लिखा जा सकता है। चलिए आगे कुछ और जो इसके बारे में फैक्ट है उसको देख लेते हैं। धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन थे? जैसे मैंने कहा था सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब क्या है, मैं ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, देखो लिख कर करना टाइम मतलब सारे ऑप्शन लिखे जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। जैसा मैंने कहा ये नोट्स मैंने अपने लिए भी बनाई हुई हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादन कौन थे? तो ब्रंटलैंड जो है ना ये प्रतिपादक थे और ये जो है शब्द का प्रयोग जो है 1987 में किया गया था इनके द्वारा। स्थायी विकास के नियमित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जोहान्सबर्ग 2002 में साउथ अफ्रीका में ये किया गया है। ओके, आगे है भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई है 1982 में। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण ये हुआ था 1987 में। ध्यान रखिएगा कि भारत में गैर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग जो है, विभाग कब बना है? 1982 में, और नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण 1987 में बना है। रियो 5 मतलब रियो समिट 1992 में हुई, तो रियो 5 कब होगा? 1997 में। कहाँ पे हुआ था ये? न्यूयॉर्क में हुआ है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ये प्रश्न अभी तक जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं एमपीपीएससी यूपीएससी में वो रहे। आगे देखते हैं कि स्थायी विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत क्या है? मतलब क्या हम ऐसा कार्य करें कि माना जाए कि हम स्थायी विकास की ओर बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहला ये रहेगा कि पारिस्थितिक मित्रवत प्रौद्योगिकी, हम ऐसी इंजीनियरिंग ऐसी प्रौद्योगिकी करें ताकि पारिस्थितिक तंत्र को किसी प्रकार का खतरा ना हो, मतलब इको फ्रेंडली टेक्निक हमें प्रयोग में लानी चाहिए। दूसरा है परियोजना का मूल्यांकन, अर्थात किसी भी परियोजना के मूल्यांकन के लिए हमें 3E, पहला पर्यावरण सुरक्षा अर्थात इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की ओर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रौद्योगिकी आई, ठीक है, लेकिन उसका मूल्यांकन भी हमें करना पड़ेगा ना उस योजना का। तो सबसे पहले तो हम कैसे करेंगे? पर्यावरण सुरक्षा देखेंगे, अर्थात इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे। दूसरा रहेगा पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस देखना रहेगा, और आर्थिक दक्षता इकोनॉमिकल इफ़िशियंसी पर जोर दिया जाएगा। मतलब कोई भी अगर परियोजना वगैरह आए तो 3E पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। 3E क्या है ये प्री में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है उत्पादन का विकेंद्रीकरण, अर्थात मान लीजिए कोई अगर मान लिया हम चीज़ें कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही जगह पे करेंगे तो उस क्षेत्र का जो रिसोर्स है पूरा हम यूज कर लेंगे। तो हमें उत्पादन भी हर जगह से थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। संसाधन का संरक्षण करना, प्रभावशाली जवाबदेही तंत्र की स्थापना करना, पारिस्थितिक साक्षरता और साथ में स्थायी विकास पर जनमत का निर्माण करना, ये जो क्या हो जाएगी स्थायी विकास के पथ प्रदर्शक सिद्धांत हैं। ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्थायी विकास के सिद्धांत क्या हैं, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ जो हम कार्य कर रहे हैं वो स्थायी विकास के लिए अच्छे हैं या जिनसे स्थायी विकास हो सकता है। अगर हम कोई भी कार्य में जवाबदेही तंत्र की स्थापना करते हैं तो हाँ हम कर रहे हैं। अगर हम पारिस्थितिक साक्षरता को बढ़ावा देते हैं, किस प्रकार हमें पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा करना चाहिए, तो हाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं। स्थायी विकास में जनमत संग्रह का निर्माण करते हैं, मतलब जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उनसे विचार विमर्श, उनकी बातों को लेना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र में स्थायी विकास कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि भारत में स्थायी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयास कौन से हैं। ठीक है, अगर हम वनों रोपण या सामाजिक या कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करते हैं, और हम कर ही रहे हैं, आपने देखा कृषि वानिकी योजना लागू है, वृक्षारोपण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश तो इस बार वृद्धि भी किया है अपने कुल वन क्षेत्र में। कृषि
जलवायु प्रादेशिकरण मतलब कृषि क्षेत्रों कई भागों में विभक्त करना और उसके हिसाब से जो है कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करना। वाटर शेड प्रबंधन, आज के डेट में आप जो भी घर का निर्माण करते होंगे, अगर नगर पालिका, नगर निगम, जो भी चीज़ लग रही है आपके क्षेत्र, वहाँ से आपको एक एनओसी मिलती होगी। आप अपने घर में जो है ना वाटर शेड बनाना पड़ता होगा, तभी आपको भवन निर्माण की कहना चाहिए कि स्वीकृति मिल पाती है। मृदा संरक्षण और प्रतिभूमि का विकास करना, सस्य क्रम फसल चक्र हम कर रहे हैं, शुष्क कृषि का हम विकास कर रहे हैं। ये भारत में स्थायी विकास को प्राप्त करने के लिए चल रहे प्रयास हैं। ठीक है, आगे इसके अलावा और हमने क्या किया, ये प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जीवमंडल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जलग्रस्त भूमि संरक्षण, वेटलैंड, मैनग्रोव संरक्षण, तटीय पारिस्थितिकी एवं मालन बस्तियों, जो गंदी बस्ती उनको सुधार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के कानून आदि हम बना रहे हैं। ये देखिए, ये मेंस ओरिएंटेड है। कौन से कानून बनाए हैं, कौन से जीवमंडल बने हैं, कौन से अभ्यारण्य बने हैं, कौन से जो है नेशनल पार्क बने हैं, आगे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। हम अपने प्रयास आपको बता रहे हैं कि हाँ, भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है, कौन से कानून बनाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी जाएंगी, लेकिन अभी बस हम एक ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, अब भारत और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर सतत विकास लक्ष्य जो हैं, 17 लक्ष्य हैं जिसे 2030 तक पूरा करना है, वो क्या है। उसके बाद जो है भारत के क्या प्रयास रहे हैं, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सतत विकास के लक्ष्य एक नज़र में हम देखते हैं ये कौन से हैं। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की एक सूची है जिसे 2015 में तैयार किया गया। इसमें वर्णित 17 लक्ष्यों को 2030 तक सभी सदस्य देशों को पूरा किया जाना है। ये लक्ष्य अधोलिखित हैं, मतलब नीचे लिखे गए हैं। डेट याद रखिएगा, 2015 में आपको पता होगा पेरिस जलवायु समझौता हुआ था, उसी के तहत है। तो ये पेरिस सम्मेलन में ये चीज़ें की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए। ठीक है, 2015 में तैयार किया गया था 17 लक्ष्य जो थे, जिन्हें 2030 तक पूरा करना है। सबसे पहला ये है, हाँ, भारत में जो है नीति आयोग जो है, अभी इसमें आपको बता दूं क्योंकि ये टॉपिक एक जगह और है, इकोनॉमी में भी है। नीति आयोग जो है ये रिपोर्ट जारी करता है। ये 17 जितने लक्ष्य हैं उसमें हर राज्य की क्या स्थिति है, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये लक्ष्य को देखिए, क्योंकि मेंस का एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। आप जब निबंध लिख रहे हो, पर्यावरण से संबंधित कोई भी निबंध आपको लिखना, तो इसको पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला ये है, गरीबी से सभी रूपों को विश्व से समाप्त करना, भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाई कृषि को बढ़ावा देना। अभी 2-3 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत ने जो भूखमरी है उसमें बहुत अच्छा काम किया, मतलब भूखमरी को ख़त्म करने में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो खास कर एक सभी लोग को एक क्वेश्चन रहता है कि सर करेंट अफेयर में क्या पढ़ें। ठीक है, तो जब आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा हो तभी आपको समझ में आएगा करंट में क्या पढ़ना है। अब मान लीजिए भारतीय कोई रैंकिंग भूखमरी से संबंधित आती है, तो ये सिलेबस का पार्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा, जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू किया गया है। ठीक है, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी, न्यायसंगत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना। अब मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन ये भी है कि आपसे पूछा जाए कि चलिए कल को आप कलेक्टर बन गए तो क्या कार्य करेंगे, तो हम कंफ्यूज होते हैं क्या कार्य करना। भाई जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसी के 4 गोल बता दीजिए, यही कार्य मैं करूँगा। ठीक है, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना, क्या कार्य रहेगा भाई। लैंगिक समानता को जो है ना मुझे बढ़ावा देना रहेगा, ऐसे प्रयास करना रहेगा जिससे लैंगिक समानता जो है स्थापित हो सके।
सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्ध करना। अब जैसे आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा जल मिशन में 55 लीटर जो है ना पानी हर घर को मुहैया कराया जाने का लक्ष्य रखा गया है। कौन सा है ये? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन भी था कि स्वच्छ जल और स्वच्छता किस में वर्णन किया गया है, कौन सा गोल है। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में हम काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे, इंदौर हमेशा टॉप में रहता है। तो अगर ये पूछा गया कौन सा गोल नंबर था तो 6 पता होना चाहिए। अगला है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। सभी के लिए निरंतर समावेशी सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना। 10 नंबर रहेगा देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना, सुरक्षित लचीले टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव को निपटने के लिए तत्काल कार्यवाही करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना, सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, जंगल, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना, और सतत विकास के लिए पूर्ण शांति और समावेशी समितियों को प्रोत्साहित करने के साथ सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी और जवाबदेही बनाएं ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त क्रियान्वयन के संसाधनों को दृढ़ बनाना। तो देखिए ये जो है ना 17 लक्ष्य रखे गए हैं और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं भारत के लिए प्रयास क्या रहेंगे इसके। भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क क्या रहेगा। 28 सितंबर 2018 को नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-22 पर हस्ताक्षर किए। ध्यान रखिएगा ये जो पहले सस्टेनेबल गोल था इसको 2023 तक पूरा करना, जिसे बढ़ाकर 2030 कर दिया गया था। तो 28 सितंबर 2018 को डेट भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि नीति आयोग ने इसको कब स्वीकार किया। तो 28 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र के 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क 2018-22 पर हस्ताक्षर किए। बाद में सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है, जिससे सतत विकास के 5 वैश्विक लक्ष्यों को क्रियान्वयन शामिल है। ये 5 लक्ष्य कौन से हैं? पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पीस एंड पार्टनरशिप के माध्यम से हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। साथ में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य SDG इस सूची में वर्णित लक्ष्यों को 2015 में तैयार किया गया था। इसमें वर्णित 17 लक्ष्यों को 2030 तक सभी सदस्य देशों को पूरा करना है। भारत में जो मेन संस्था कहीं पूछे कि कौन रहेगी जो इसको लागू करने कार्य कर रही है, तो नीति आयोग रहेगी, ठीक है। तो ये जो है सतत विकास से रिलेटेड सारे प्रश्न जो है हमने टॉपिक को कंप्लीट किया। ये जो भी चीज़ें मेरे द्वारा आपको यहाँ पे लगभग पढ़ाई गई है ये सभी जो है ये किताब है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इससे बताई गई है। परीक्षावाणी की ये किताब रहेगी जिसमें संघ, राज्य, सिविल सेवा परीक्षा के लिए उपयोगी किताब रहेगी। थोड़ा सा पुरानी कह सकते हैं, यहाँ पे जो विगत प्रश्न हैं पुराने दिए हुए भी, नए ऐड नहीं किए, लेकिन किताब लेटेस्ट ही है। SK ओझा सर के द्वारा इस पे चीज़ें कंप्लीट कराई गई है। NCERT की जो सोर्सेस हैं उसके द्वारा इस किताब में डेटा को लिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं NCERT सारांश लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जो एक पहला टॉपिक था, ठीक है, पहला टॉपिक आपका क्या था कि सतत विकास की अवधारणा क्या है, कब चालू हुई। तो सम्मेलन रियो समिट ध्यान रखिएगा 1992 की, फिर 2002 में जो है जोहानसबर्ग में, और फिर 2012 में जो हुआ है आपका रियो में दोबारा हुआ। रियो 5 कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ 1997 में। ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो जो आपका पहला टॉपिक था सतत विकास की अवधारणा, ये मेरे द्वारा बता दिया गया है। हो सकता है थोड़ा सा जल्दी चीज़ों की गई हैं, लेकिन अगर आपने नोट्स को पूरा अच्छे से लिख लिया तो इससे
क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, जहाँ पे मुख्य रूप से हम इसके आगे का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ टॉपिक कौन सा रहेगा जो अगले लेक्चर में आएगा। हम यहाँ पे पर्यावरणीय कारकों को पढ़ेंगे और पारिस्थितिक तंत्र क्या है। जैव विविधता थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो तीसरे लेक्चर में होगा। अगला लेक्चर जो है पर्यावरणीय कारक और पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो वो कमेंट में दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।